उड़ीसा में 3 ग्रुप्स है, कटक ग्रुप, बरहमपुर ग्रुप और संबलपुर ग्रुप। ड्रिल वगैरह करते थे तो वो एक अलग ही जोश जगाता था मेरे अंदर, वो यूनिफॉर्म। वो साड़ी की स्पेशलिटी है उसका पैटर्न और उसके बनाने का प्रोसेस। Jai Hind everyone. Welcome to another episode of Voice of Red Hackle, a podcast of the cadets, by the cadets, for the cadets. Today we have with us Junior Under Officer Tanisha Patnaik from 1 Odisha Girls Battalion. She has not just represented her true potential in All India Thal Sainik Camp, but also with us here in EBSB Delhi to represent her culture as well. Welcome ma'am. थैंक यू सो मच। सो मैम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। मैम आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो थैंक यू सो मच। आप हमें अपनी अटायर के बारे में बताएंगे, कुछ डिस्क्राइब करेंगे हमारे ऑडियंस को। श्योर। आज मैंने जो साड़ी पहनी है वो हमारे उड़ीसा का एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ साड़ी है। इसको संबलपुरी साड़ी कहते हैं। ये बेसिकली संबलपुर रीजन से आता है जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा से है। इस साड़ी की स्पेशलिटी है उसका पैटर्न और उसके बनाने का प्रोसेस। ये जो क्राफ्ट्समैन बनाते हैं ये एक तो पहले फैक्ट्रीज़ में नहीं बनती है, ये हैंडलूम साड़ीज़ है जो क्राफ्ट्समैन खुद बनाते हैं, और सारे क्राफ्ट्समैन जो बनाते हैं इसको वो सब संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं। तो और ये जो पैटर्न है इस साड़ी का वो सिर्फ संबलपुरी साड़ी में भी ही आपको मिलती है देखने के लिए, वो बाकी किसी साड़ी में आपको नहीं मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इस साड़ी की। तो मैम ये चीज़ संबलपुरी के लोग ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता इसे? इसको बनाना मतलब अगर आप ट्रेनिंग लोगे तो बना सकते हो, लेकिन संबलपुरी लोग मतलब इसमें ना एक जुड़ा है, एक इमोशन जुड़ा है, तो वही के लोग ज़्यादातर इसको बनाते हैं। वो उनका मतलब रेगुलर है बनाना साड़ी। मतलब वो डेली बेसिस पे ही हाँ, क्योंकि वो हैंडलूम होता है अभी, वो तो फैक्ट्रीज में मास प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो एक साड़ी बनाने में बहुत समय भी लगता है, तो इसीलिए वही लोग बनाते हैं साड़ी इसको। मैम व्हाट इंस्पायर्ड यू टू जॉइन एनसीसी? इन वन वर्ड आई वुड से द यूनिफॉर्म। जब मैं देखती थी, मतलब मेरे स्कूल में था एनसीसी, तो मैं जब देखती थी हमारे सीनियर्स करते थे, ड्रिल वगैरह करते थे, तो वो एक अलग ही जोश जगाता था मेरे अंदर। वो यूनिफॉर्म, वो है, इसमें कुछ तो है, तो दैट अट्रैक्टेड मी एंड यस, नाउ आई एम हियर। व्हाट लेसन यू लर्न फ्रॉम योर फर्स्ट एनसीसी कैंप? द बिगेस्ट लेसन वाज एडजस्टमेंट। कैसे हर सिनेरियो में प्रेशर हो, ईज हो, जो भी हो, कैसे हम एडजस्ट कर सकते थे। क्योंकि पहला कैंप जो था वो ऑब्वियसली आई वाज अ जूनियर, तो सीनियर्स के साथ कैसे एडजस्ट करना है, क्या बेसिक एटिकेट्स होते हैं, सीनियर्स से कैसे बात करनी होती है, कैसे विश करना होता है, हर छोटी बड़ी चीज़ों में एडजस्टमेंट अपने बैचमेट्स के साथ, सीनियर्स के साथ, दूसरे कॉलेजेस यूनिट्स के साथ। तो फर्स्ट कैंप जो मेरा था वो बेसिकली मेरे को एडजस्टमेंट सिखा दिया कि नहीं, जैसा भी सिचुएशन हो एडजस्ट करना होता है और कैसे उसको मैनेज करके स्मूथली सब चीज़ें चला सकते हैं। मैम जैसे डिसिप्लिन सिखाता है तो एडजस्टमेंट और टाइम मैनेजमेंट आना ही चाहिए। ज़रूर। मैम यू हैव डन द थल सैनिक कैंप, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या था? हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, पहले बटालियन वाइज थोड़ा सा होता है। हमारा बटालियन 1 उड़ीसा गर्ल्स बटालियन है, वही कंडक्ट करता है थल सैनिक कैंप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड। उसी के पीआई, एएनओ, जीसीआई वगैरह आते हैं हमारे साथ, कैंप में भी रहते हैं और वही सिलेक्शन प्रोसेस सारा करते हैं। पहले क्या होता है ना, हमको इंस्टीट्यूशन वाइज बुलाते हैं एग्ज़ाम करने के लिए, जो भी फेवरेबल सब्जेक्ट आपका हो। आप चाहे तो सारे सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम दे सकते हो, या फिर कोई आपके चॉइस का सब्जेक्ट, जो कि जेडीएफएस हो गया, मैप रीडिंग हो गया, हेल्थ एंड हाइजीन हो गया, तो आप किसी में भी एग्ज़ाम दे सकते हो। ओटी वालों का भी सिलेक्शन होता है अलग से, रनिंग वगैरह देखते हैं एंड ऑल। उसके बाद कैंप वाइज प्रोसेस होता है। सीएटीसी में एग्ज़ाम्स होते हैं, रिटन होता है, प्रैक्टिकल होता है, सब होता है। और मैंने जेडीएफएस में थल सैनिक कैंप किया है, स्पेसिफिकली फील्ड सिग्नल। तो उसमें क्या होता है ना, आपका हर कैंप में एग्ज़ाम्स होते हैं, रिटन एग्ज़ाम्स होता है। पहला सीएटीसी नॉर्मल ऐसे ही एग्ज़ाम होके शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है कि बच्चों को, बहुत सारे बच्चे आते हैं तो उनसे बेस्ट को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंप आता है आईयूसी,
इंटर यूनिट कंपटीशन। तो उसमें यूनिट वाइज उड़ीसा में जितने भी यूनिट है कटक के, मतलब हमारे उड़ीसा में 3 ग्रुप्स है, कटक ग्रुप, बरहमपुर ग्रुप और संबलपुर ग्रुप, 3 ग्रुप्स है। तो ग्रुप वाइज वो अपने अपने ग्रुप में अपना सिलेक्शन करवाते हैं यूनिट वाइज। उसके बाद उसमें से जो शॉर्टलिस्ट होते हैं वो फिर करते हैं IGC, इंटर ग्रुप कंपटीशन। फिर पूरे उड़ीसा में जितने भी बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं वो अपने आप में कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन में बेसिकली यही रहता है, अगर कटक ग्रुप वाले बच्चे हैं तो उनका एग्ज़ाम कोई दूसरे ग्रुप का ऑफिसर लेगा। तो वैसे ही सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। फिर ऐसे ही छांट छांट के लास्ट में जो 40 बच्चे रहते हैं उन्हीं को लेके आया जाता है। मैम इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा सिलेक्शन प्रोसेस में। हाँ, इसीलिए कैंप्स, अगर टाइम की कमी रहती है तो कैंप्स लगातार होते हैं। इस बार क्या हुआ था 2025 TSC में, कैंप्स के बीच में 2-3 दिन का गैप था तो बच्चे जाके घर से आ गए थे। मेरे टाइम में क्या हुआ, टाइम की बहुत कमी थी तो इसीलिए 2-3 कैंप हमारा एक ही साथ हो गया। तो हमको घर छोड़ा नहीं गया था, 1 महीने के लिए हम बस कैंप में ही थे कंटिन्यूअसली। फिर बस एक ही दिन के लिए छोड़ा गया था पुलिस वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए। उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट रेलवे स्टेशन पे रिपोर्ट करके निकल आए। तो इट इज़ अ वेरी टीनियस प्रोसेस। यस मैम, ये तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, लंबा लग रहा है। तो मैम आपको हेक्टिक फील नहीं होता था कि लाइक इतने वो टेस्ट हो रहे हैं आपके और इतना सब कुछ आपको करना पड़ रहा है, इतनी पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो लगा नहीं आपको कि आपको बैकआउट करना चाहिए या कुछ ऐसा? बहुत बार लगा था, मतलब तो मैम ऐसे आपने पॉइंट्स मोटिवेट थे, कैसे किया अपने आप को? ऐसे पॉइंट्स थे जब कि मतलब हमारा, क्योंकि सीनियर्स का लास्ट ईयर था तो उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस कभी कभी मिल जाता है ज़्यादा, और वो भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है तो उनको प्रेफरेंस मिलना जायज़ है। पर प्रॉब्लम ये था कि मैं जूनियर थी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, कुछ आइडिया नहीं था कैसे एग्ज़ाम्स देते हैं, क्या करते हैं। सीनियर्स से जितना जितना पूछ के एडजस्ट किया था। मुश्किल सबसे ज़्यादा तब लगता था जब सीनियर्स लोगों को ज़्यादा पता होता था, दूसरे यूनिट्स हो गए, दूसरे ग्रुप्स हो गए, उनके सीनियर्स को ज़्यादा पता होता था। तो वो लोग हमको, अगर हम हेल्प मांगे भी तो वो बताते नहीं थे, क्योंकि उनको भी तो जाना है ना। तो अपना एक जो फाइंडिंग अ वे आउट ऑफ दैट, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो जैसे तैसे करके ऐसे कर, बस मन में ये था कि जो भी हो जाना तो है और इसी साल जाना है। मैम व्हाट वाज योर बिगेस्ट चैलेंज एंड रिवॉर्ड एट द कैंप? The biggest challenge I would say was to obviously compete with other directors. वहाँ पे जब हम लोग घुसे तो शाम हो गई थी बैरक के अंदर। जब हम लोग गए, बाकी डायरेक्टर्स आके अपना साफ़ सफाई शुरू कर दिए थे ऑलरेडी। हम लोग बहुत लेट पहुँचे थे, ट्रेन लेट था। तो जब हम लोगों ने देखा कि वो लोग ऑलरेडी अपना काम शुरू कर चुके थे तो तभी हम लोगों के ऊपर एक प्रेशर बन गया कि नहीं, हम लोगों को काम करना है, हमको ख़त्म करना है, क्योंकि उन लोगों ने तो ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो वो सब चीज़ें जो थी, काम करना, इधर से उधर होना, कभी कंपटीशन आ जाता है तो कभी कोई बुला लेता है सेमिनार्स वेबिनार्स के लिए। फिर वो जो लाइन एरिया का काम सारा रहता है, वो सब एक साथ एडजस्ट करना, मैनेज करना, वो बहुत डिफ़िकल्ट था। दैट वाज अ ग्रेट चैलेंज फॉर मी। एंड रिवॉर्ड आई वुड से वाज द 7 कॉर्नर। वो जो हासिल हुआ है वो, मतलब मैं शायद ही वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकूं, क्योंकि ये पैसा दे के तो कोई भी खरीद सकता है, चाहे वो एनसीसी का हो ना हो, लेकिन वो अचीव करना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो दैट आई वुड से वुड बी द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड। यस मैम। मैम आप अपने थल सैनिक कैंप की कोई भी अनफॉरगेटेबल मेमोरी शेयर करना चाहते हैं हमसे? जब हम लोग गए थे दिल्ली दर्शन के लिए पहली बार, वो जो था कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, उस जगह पे जब हम लोग गए पहली बार, मैंने मतलब देखा उसको। मैंने सब बस देखा था कि हाँ, कैडेट्स जाते हैं वहाँ पे, फ़ोटोज़ खींचते हैं, हमारे सीनियर्स भी गए थे, फ़ोटोज़ खींच के आए थे। तो वहाँ पे जाना, मतलब ऐसा तो हम फैमिली के साथ भी घूमने आ सकते हैं, पर एज एन एनसीसी कैडेट वहाँ पे जाना और वहाँ पे अपने यूनिफॉर्म के साथ, बैजेस के साथ फ़ोटो उठाना, दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड इट वाज रियली अनफॉरगेटेबल फॉर मी।
आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है दिल्ली में? बहुत सारे नए दोस्त बन गए हैं और जैसा मैंने बोला कि मैंने पहले भी दिल्ली में कैंप किया है, पर यहाँ पे कभी नहीं किया था रोहिणी में। मैंने दिल्ली कैंट में DGNCC में किया था। वहाँ का एक्सपीरियंस और यहाँ का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली अलग है। यहाँ पे जो बच्चे आए हैं सारे दिल्ली के हैं और उड़ीसा के, बस 2 ही डायरेक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई है। हम सारा काम दिन भर का ख़त्म करके रात में एक दूसरे के रूम में जाके गॉसिप्स करते हैं, खेलते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हम दोनों के बीच में हो गया है। बाकी एक्सपीरियंस की बात बोली जाए तो वही सेम सारा चीज़, कैसे मॉर्निंग में PT, फिर क्लासेस वगैरह, सेमिनार्स, शाम को गेम्स, रोल कॉल्स, तो वही सेम ही लग रहा है सब कुछ। बस ये है कि हाँ, अलग जगह में अलग लोगों के साथ नए लोग मिल गए, नए दोस्त मिल गए, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। सो मैनी पीपल हेजिटेट टू ज्वाइन NCC, तो आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं उन्हें? जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, देखते हैं अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जब देखते हैं तो वो देखते हैं ड्रिल होता है, एक प्रॉपर तरीके से सारा चीज़ चलता है, तो डिसिप्लिन जो होता है वो नॉर्मल बच्चों में NCC कैडेट्स के अलावा मतलब बहुत कम होता है जनरली। तो वो सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, शायद हमसे ये नहीं होगा, हम इतना एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि NCC का एक डिफरेंट शेड्यूल हो जाता है, एकेडमिक्स का एक डिफरेंट हो जाता है, फिर जो स्पोर्ट्स वगैरह में होता है तो उनका तो और भी दूसरे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, तो इसलिए वो सोचते हैं कि हम मैनेज नहीं कर पाएंगे हर चीज़ को एक साथ। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ एज एन NCC कैडेट ये सारा चीज़ मैनेज अपने आप हो जाता है एक्सपीरियंस से। पहले पहले डिफ़िकल्टीज़ होंगी, 2-3 बार लगेगा कि नहीं यार मैंने लेके ऐसा नहीं करना चाहिए था वगैरह वगैरह लगेगा, लेकिन जब आप असली में आ जाओगे इसके अंदर ना, वो जो फीलिंग होती है NCC कैडेट बनने की, इसमें आने की, वो ड्रिल सब सीखने की, डिसिप्लिन होने की, सीनियर्स के साथ मिलजुल के रहने की, जूनियर्स को ट्रेन करने की, वो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। तो डेफिनेटली इसमें आना चाहिए। और जो लोग सोचते हैं कि मतलब नहीं हो पाएगा, मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि हो जाएगा, आप बस आके देखो। इसमें डिसिप्लिन के साथ बहुत सारा मज़ा भी है, आपको नए दोस्त बनाने मिलेंगे, आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे जो शायद ही एक नॉर्मल इंसान को मिलती है। तो आई वुड लाइक टू से यू ऑल, इफ़ you have the opportunity, just grab it, don't think twice. NCC एक बहुत ही सुंदर चीज़ है। I would hope that you would come and experience all these things. So ma'am, let's move on to rapid fire. Okay. One word for your Thal Sainik camp. Golden. Early morning PT or late night study sessions. Late night study sessions because I'm a night owl. Your go-to source of motivation. The uniform. Best friend in your NCC unit. वो मेरी ही यूनिट की है, सर्जन सुबहदर्शनी दास। Acing your exam or a national level camp. नेशनल लेवल कैंप, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो अगर ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं भी आए तो चल जाता है, कैंप तो ज़िंदगी में सिर्फ NCC के पीरियड में ही आएगा ना, तो इसलिए। Thank you ma'am for joining us today. Thank you so much for having me in this podcast. It was really a nice experience and thank you so much. Jai Hind. Jai Hind.